Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our course Accounting 2. This is also known as Financial Accounting 2 as well. This is second course in the chain of the Financial Accounting. तो Financial Accounting की chain में ये हमारा दूसरा कोर्स है. इसको simply Accounting भी कह सकते हैं, Financial Accounting भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि we call it as फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो आपका जो नॉर्मली ये कोर्स है जो डेवलप किए जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी हो सकता है और अकाउंटिंग के नाम से भी हो सकता है. तो दिस इज अकाउंटिंग 2 और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल. तो इस कोर्स के अंदर इट इज़ अज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वन कोर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ अकाउंटिंग 1 और उसके अंदर आप बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाना सीख चुके हैं. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ये आप अच्छे तरीके से कर चुके हैं. फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वगैरह को आप सीख चुके हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अच्छे तरीके से आपको आती हैं. और अब हम जो है इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत बनाई जाती हैं, जिनको IFRS भी कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके तहत किस तरीके से बनाई जाती हैं, थोड़ा सा हम इस एंगल से देखेंगे. और इसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं और किस तरह से उसको रिपोर्ट किया जाता है, पेश किया जाता है उसके यूज़र्स को, दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो ये सारा कुछ जो है इस सेकंड कोर्स में हम देखेंगे. तो दैट फर्स्ट वन वाज अ बेसिक कोर्स, दिस इज़ अ बिट एडवांस कोर्स. सो दिस इज़ दैट वाज अकाउंटिंग 1, दिस इज़ अकाउंटिंग 2. तो अब मेरे ज़हन में ये आया कि इसको हम स्टार्ट करें. ऑब्वियसली आपके कोर्स आउटलाइन को भी फॉलो करते हैं. तो वी हैव टू स्टार्ट विद द conceptual framework, some basic concepts, and we have taken a perspective of the financial accounting and preparing financial statements and doing the financial reporting in a global markets. तो इस perspective को लेते हुए मैंने सोचा कि इसको जो है आपके साथ शेयर किया जाए. तो दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स, इसकी तरफ हम अभी थोड़ी देर में आते हैं. सो बेहतर होगा कि एक डेफिनेशन से स्टार्ट लिया जाए. व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, दिस हैज़ बीन derived from a definition that it is the process of identification, measurement and communication of the financial information about the economic entities to interested parties. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना और कम्युनिकेट करना उन की तरफ जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिनका उसके साथ कोई लिंक है, यानी उसमें जो है उसके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, जनरल पब्लिक आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ आ जाती हैं वगैरह वगैरह. दिस इज़ आवर बेसिक डेफिनेशन जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसको जहन में रखते हुए हम इस डेफिनेशन को लेके आगे चलें. और ये अज्यूम करते हुए कि ये बेसिकली आप डेफिनेशंस जो हैं इससे आप वाकिफ हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इकोनॉमिक एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये तीन बेसिक जो है हम इधर सिनेरियोज में इसको ज़रा देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंटिटी में जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है. या आप अपनी अकाउंटिंग 1 में जो है आपके जो है लर्नड टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने आपको अच्छे तरीके से ये गाइड किया हुआ है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका एक अलग वजूद है फ्रॉम द
owners or owner whatsoever, if it is a single owner company or it is a joint stock company or it is partnership, but still an organization has a separate existence, separate legal entity existence, economic entity existence. तो obviously जब ये अलग वजूद रखती है तो हम उसके अलग वजूद के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक एंटिटी के पर्सपेक्टिव से उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसके लिए अकाउंटिंग करेंगे, उसी के लिए आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट करेंगे. So next is financial statements. तो इकोनॉमिक एंटिटी जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल देगी. और आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब भी कभी अकाउंटिंग कोर्स होता है उसमें आपके जो टीचर्स हैं, लर्नड टीचर्स हैं, वो आपको ये हमेशा इस चीज़ के बारे में क्लियर कट बताते हैं. आपने अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि देयर आर 4 financial statements. First of all is statement of financial position. Second one is income statement or statement of comprehensive income, and statement of cash flows, and statement of changes in equity. तो नीचे एक जो लिखा हुआ है नोट, डिस्क्लोजर्स नोट्स होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सच ये खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती. इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं जो कि इन्हीं वैल्यूज़ को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई होती हैं वो आपको जो है उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल कि एसेट्स की वैल्यू, आपको फिक्स एसेट्स की वैल्यू नज़र आती है बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर. तो डिस्क्लोजर जो नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं वो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि इसके अंदर जो है ये एसेट्स शामिल हैं, ये एसेट्स में ये एडिशन किया गया, नया एसेट परचेज किया गया, कोई एसेट्स सेल आउट किए गए, और ये डिटेल्स हैं, ये वगैरह वगैरह इसमें आ गया. अब एक और ख़ास बात आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट कहाँ चली गई. सो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ वन एंड द सेम थिंग. बैलेंस शीट यू मे कॉल दैट के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इसका नाम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इनकम स्टेटमेंट की जगह जो है टर्म स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस्तेमाल होती है. और अब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटरी बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो उसमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ऐड होती चली गई जो कि ज़रूरी भी होती हैं. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसलन प्रेसिडेंट्स लेटर होता है, प्रॉस्पेक्टसेस होते हैं, रिपोर्ट फाइल्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, न्यू रिलीजेस, फोरकास्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स करने जा रही है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वगैरह वगैरह जो है. इस तरह से बहुत सारी और स्टेटमेंट्स भी इसमें होती हैं जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाले किसी जो है वो लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे. अब हम ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं विच इज़ अकाउंटिंग एंड कैपिटल एलोकेशन. अकाउंटिंग का मकसद क्या है? बहुत सारे मकासद हैं. उसके ज़रिए हम जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक पहुँचते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. एक और इसमें मकसद जो है वो है कैपिटल एलोकेशन. क्यों? इसलिए कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारी जगहों पे दे हैव द ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट देयर मनी. So efficient use of resources often determines whether a business thrives. तो एक efficient जगह पे जो है लगाया हुआ रिसोर्स, अप्लाई किया हुआ रिसोर्स, इन्वेस्ट किया हुआ रिसोर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है. सो कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन a company provides to help users with capital allocation decisions about the company. तो यूज़र्स कौन से यूज़र्स? टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने इस फैसले को करना है जो कि उसके अंदर इस फैसले को सर अंजाम देने वाले हैं,
उसके अंदर यूज़र्स में प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स को भी ये इंफॉर्मेशन जाती है, और फिर टू मेक देयर कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस। तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ज़रिए जो है इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है इतने रिसोर्सेज हैं और ये प्रॉफिट गेन कर रही है, तो वो टॉप मैनेजमेंट जो है डिसाइड करेगी कि ये जो कैपिटल है जो कि हमने हासिल किया है अपने इन्वेस्टर से और क्रेडिटर से, उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सी जगहों पे अपने कैपिटल को लगाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रिटर्न हासिल हो और हम अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सकें। Now we come to high quality accounting standards. अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो कि ग्लोबल मार्केट में काम कर रही है, एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें पूरी दुनिया से कंपनीज जो हैं वो आके रजिस्टर हुई हुई हैं, लिस्टिंग हुई हुई है उसकी। तो इसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट्स के लिए ज़रूरत है कि एक सिंगल सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हों जो कि सभी उसको इस्तेमाल करते हों, ताकि उसके ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जा सके, बैलेंस शीट का दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट से कंपैरिजन किया जा सके, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का इसी तरह से कंपैरिजन किया जा सके। सो वी हैव टू हैव may be available high quality accounting standards. So globalization demands a single set of high quality international accounting standards. तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसके अंदर होना चाहिए? So उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इट शुड बी अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय अ सिंगल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ऑब्वियसली एक ही जो है वो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी को उसको सेट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो सेट किए गए हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन भी जो की गई है वो भी उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक चीज़ की डेफिनेशन जो है ये ना हो कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो तब्दील होती चली जाए। उसमें एक कॉमन किस्म के जो है डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। डिस्क्लोजर से मुराद आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में क्या डिस्क्लोज करना ज़रूरी है ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। उसमें शो करना कि क्या क्या चीज़ें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वाज़ेह तौर पे होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ फिक्स एसेट्स की एग्जांपल शेयर की, उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो आपसे ये रिक्वायर करेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास कितनी इकसाम के एसेट्स हैं वो शो करना ज़रूरी है, उनके नेम्स होना ज़रूरी है, उसकी कॉस्ट, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, ये चीज़ें डिस्क्लोज होना ज़रूरी है, दैट इज़ उसको शो करना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से देयर शुड बी सम कॉमन हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, कॉमन अप्रोच टू रेगुलेटरी रिव्यू एंड इन्फोर्समेंट, और उसके अंदर भी एक कॉमन अप्रोच होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के अंदर आप ये नोट कर रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ हो जो तमाम जगहों पे, तमाम मुल्कों में एक कॉमन अप्रोच यूज़ हो रही हो, और रेगुलेटरी रिव्यू एंड इन्फोर्समेंट जो भी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करती हैं वो उसमें कॉमन अप्रोच होनी चाहिए। और उसमें जो है फर्दर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ताकि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए जाएं उनके बारे में उनको पता हो। एंड that's all for now, and inshallah we will be having the next topic, the learning objective 2, and which is the objective of financial reporting. तो inshallah हम next learning objective के साथ next lecture में inshallah हाज़िर होते हैं। तो till then, Allah